नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान का प्रस्ताव टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी की यह किताब स्टैंडर्ड 12th के लिए है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों, आपकी सेवा में ये लाइन बाय लाइन स्टडी होता है मेरे इस चैनल पे। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। पाकिस्तान का प्रस्ताव। भारत की आज़ादी के साथ भारत दो देशों में परिणत हो गया, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का प्रस्ताव पहली बार कब आया, कैसे आया, इसके विषय में ये पाठ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। किसने पेश किया? मुस्लिम लीग ने। कब? तो 23 मार्च 1940 को। क्या पेश किया? कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ये ऐलान किया कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है। कुछ लोगों का कहना है कि मोहम्मद इकबाल से ही पाकिस्तान के गठन की मांग शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो ये गीत है, जिसमें हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा बताया गया है, इसको लिखने वाले मोहम्मद इकबाल, और उन्होंने ही पाकिस्तान के गठन की मांग उठाई। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया, मगर उस भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। मतलब भारतीय संघ के भीतर ही वे मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए एक व्यवस्था चाहते थे जो स्वायत्त हो, लेकिन वो भारतीय संघ के भीतर ही। मतलब अभी भी अलग पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की राय पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था
कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे। यह एक राजनीतिक पैंतरा भर था कि वो पाकिस्तान की सोच को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन वो सीरियस नहीं थे इस मामले में, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेज़ों को स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी, लेकिन 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। तो इसके पहले आपको इसमें जो ये मेन टॉपिक इसका एक मुस्लिम लीग का प्रस्ताव 1940, इस पर ये विशेष टिप्पणी है, तो इसको देखते हैं। मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग थी कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में ज़रूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इकट्ठा करके स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ स्वाधीन और स्वायत्त होंगी। ठीक है, यही मांग थी मुस्लिम लीग की। तो फिर मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं कि युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ताएं शुरू हुईं तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे, सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई, क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। उस समय के राजनीतिक हालात को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मौलाना आज़ाद कर रहे थे। मौलाना आज़ाद जो कांग्रेसी थे, वे मुस्लिम लीग के समर्थक नहीं थे, तो और वे चाहते थे कि भारत में ही रहें मुसलमान। और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर मुसलमान थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। यूनियनिस्ट वो जो भारत में ही रहना चाहते थे उनको बोले यूनियनिस्ट। तो यूनियन मतलब भारत, जो भाई भारत में रहना चाहे, इस नीति को सब फॉलो करे, सपोर्ट करे, उसको बोले यूनियनिस्ट। तो अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेज़ों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी ही बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीतीं।
और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में 442 मुस्लिम लीग के पास गईं। इसका मतलब है कि 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी, अर्थात 1946 में। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था। आबादी के केवल 10-12% तबके को ही प्रांतीय चुनावों में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय असेंबली के चुनावों में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था। तो ये विभाजन का एक संभावित विकल्प हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।